मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। यह एक संक्षिप्त मंगलाचरण हमने किया है अभी सभा के प्रारंभ में। अभी मंगलाचरण, हम गोष्ठी का मंगलाचरण अभी हम सुनने वाले हैं। आज से हमारी गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, जो कि 2 दिवसीय या त्रिदिवसीय भी हो सकती है। तो तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी यह गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तैयारी की होंगी। तो सबसे पहले इस गोष्ठी का मंगलाचरण करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ कुमारी श्रीमती आंचल जी जैन को। वे आए और मंगलाचरण करें। आंचल जी जैन, इंदौर, इंदौर है शायद। आंचल जी अनम्यूट कीजिए अपना। अनम्यूट कीजिए। क्या हो गया? आवाज आ रही मेरी? हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए और किसी का हो रहा है कि नहीं। विमलेश जी, आपका हो रहा है अनम्यूट? हाँ दीदी, हो रहा है। जय हाँ। जिन दीदी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भाई आंचल जी, होना चाहिए आपका, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए आपके डिवाइस में किसी से बात कीजिए, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बाकी सबका तो हो रहा है अनम्यूट। एक ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपका जब अनम्यूट हो जाएगा तब आप बताइएगा। हम गोष्ठी प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ लीजिए। गोष्ठी का मंगलाचरण हम सुषमा जी से उनका भजन बीच में सुन लेंगे, सॉरी आंचल जी से। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हमको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपको होना चाहिए। या तो आप वापस रीज्वाइन कर लीजिए। तब तक हम हमारे वक्ता को बुलाते हैं। चूंकि यह तत्वार सूत्र का अध्याय 3 है, और यहाँ पर तीनों लोकों का वर्णन किया है। उसमें सर्वप्रथम अधोलोक की चर्चा आचार्य उमा स्वामी ने की है। तो अधोलोक क्या है, 3 लोक क्या है, और उसमें अधोलोक कैसा है, यह बताने आ रही है श्रीमती गुड़गांव से माजी जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बोलिए। अच्छा। जय जिनेन्द्र। हाँ। आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तृतीय अध्याय हम लोगों की गोष्ठी का विषय है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरी गोष्ठी का विषय अधोलोक में स्थित 7 पृथ्वियां और उनके बिल से है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लोक कहाँ पर है। अलोकाकाश के मध्य में लोक है। आकाश का कार्य स्थान देना है। आकाश अनंत है। उस अनंत आकाश के बीच में बिंदु जैसा 3 लोक है। 3 लोक का आकार पुरुषाकार है। जैसे कोई पुरुष कमर पर हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़ा हो। इसकी ऊंचाई 14 राजू है।
लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 7 राजू, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 3.5 राजू और 343 घन राजू इसका घनाकार है। पूरे लोक का आकार 1.5 मृदक के समान है। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि अधोलोक किसे कहते हैं। क्योंकि है क्योंकि यह 3 लोक में सबसे नीचे है और इसमें भूमियों की रचना क्रमशः एक के नीचे एक है। अधोलोक का आकार अर्ध मृदंग के समान है। इसकी ऊंचाई 7 राजू है, लंबाई 7 राजू है और चौड़ाई 4 राजू है। इसका घनफल 196 घन राजू है। सुमेरु पर्वत की जड़ से नीचे नीचे अधोलोक है। अधोलोक में 7 पृथ्वियां कौन कौन सी हैं? रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो महातमः है, प्रभा भूमयो, घनाम्बु, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सप्ताधो अधय है। अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। ये भूमियां क्रम से नीचे नीचे धनोधरी वात्वल्य, घनवात्वल्य, तनुवात्वल्य और आकाश के आधार हैं। रत्न प्रभा जिस पृथ्वी की प्रभा रत्नों के समान है, शर्करा प्रभा जिस पृथ्वी की प्रभा शर्करा के समान है, बालू का प्रभा जिस पृथ्वी की प्रभा बालू यानी रेत के समान है, पंख प्रभा जिस पृथ्वी की प्रभा पंख यानी कीचड़ के समान है, धूम प्रभा जिसकी प्रभा धूम धुएं के समान है और तमे प्रभा जिसकी प्रभा अंधकार के समान है, महातम प्रभा जिसकी प्रभा महाअंधकार के समान है। इन 7 पृथ्वियों के रूढ़िगत नाम इस प्रकार हैं: धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी है। प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। इसके 3 भाग हैं: खर भाग, पंख भाग और अबूहल भाग। खर भाग इसमें ऊपर व नीचे 1-1 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में असुर कुमार और राक्षसों के अलावा शेष 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं और एक इंद्रिय जीव भी रहते हैं। खर भाग की मोटाई 16,000 योजन है। पंख भाग इसमें असुर कुमार जो कि भवनवासी देव हैं, वे राक्षस व्यंतर देव रहते हैं और एकेंद्रीय जीव रहते हैं। इसकी मोटाई 84,000 योजन है। अबूहल भाग इसमें नारकी और एकेंद्रीय जीव रहते हैं। यहीं से प्रथम नरक की शुरुआत है। इसकी मोटाई 80,000 योजन है। इस प्रकार मिलकर रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन होती है। प्रथम पृथ्वी के नीचे कुछ कम 1 राजू अंतराल को छोड़कर दूसरी पृथ्वी है जिसकी मोटाई 32,000 योजन है। कुछ कम एक राजू अंतराल छोड़कर तीसरी पृथ्वी है जिसकी मोटाई 28,000 योजन है। चौथी पृथ्वी पंख प्रभा जिसकी मोटाई 24,000 योजन है। पांचवी पृथ्वी धूम प्रभा जिसकी मोटाई 20,000 योजन है। छठी पृथ्वी तम प्रभा जिसकी मोटाई 16,000 योजन है। सातवीं पृथ्वी महातम प्रभा जिसकी मोटाई 8,000 योजन है। सभी पृथ्वियों के बीच में कुछ कम 1 राजू का अंतराल होता है। सप्तम पृथ्वी से 1 राजू नीचे लोक का अंत है। लोक के मध्य में 1 राजू के अंतर से नीचे से ऊपर एक त्रसनाली है जिसकी चौड़ाई 1 राजू, लंबाई 1 राजू और ऊंचाई कुछ कम 13 राजू प्रमाण है। अधोलोक में नीचे 1 राजू में निगोद जीव होने से और ऊपर लोकाग्र में सिद्ध भगवान होने से त्रसनाड़ी 13 राजू से कुछ कम रह जाती है। त्रसनाड़ी में त्रसजीव यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव रहते हैं और सूक्ष्म स्थावर जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये 7 भूमियां धनोदधिवातवल्य के आधार हैं। धनोदधिवातवल्य घनवातवल्य के और घनवातवल्य तनुवातवल्य के आधार है। तनुवातवल्य आकाश के आधार है और आकाश अपने ही आधार है क्योंकि आकाश सबसे बड़ा व अनंत है और इसका कोई आधार नहीं हो सकता। धनोदधि वातवल्य का रंग मूंगे के समान, घन वातवल्य का गोमूत्र के समान और तनु वातवल्य अनेक रंग वाला है। तीनों ही वातवल्य की मोटाई 20,000 योजन है। धनोदधि वातवल्य सघन जल मिश्रित
वायु यानी वाष्प का घना वातावरण है। घन वात वलय घनी वायु का वातावरण। और तनु वात वलय पतली यानी सूक्ष्म वायु का वातावरण है। अब 7 पृथ्वियों के नरक बिल। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक सत्य सहस्त्राणी पंचचेव यथाक्रमम। नारकियों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं, जो कि बेसमेंट के समान होते हैं। सातों पृथ्वियों में पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल है, दूसरी में 25 लाख बिल, तीसरी में 15 लाख बिल, चौथी में 10 लाख बिल, पांचवी में 3 लाख बिल, छठी में 5 कम 1 लाख यानी कि 99,995 बिल, और सातवीं में केवल 5 ही नरक बिल हैं। ये सभी बिल इस प्रकार 84 लाख नरकवास बिल हैं। ये सभी बिल भूमि के अंदर हैं और पटलों में बटे हुए हैं। पहली पृथ्वी में खर भाग व पंख भाग को छोड़कर अबूहल भाग में 13 पटल हैं। दूसरी पृथ्वी में 11 पटल, तीसरी पृथ्वी में 9 पटल, चौथी पृथ्वी में 7 पटल, पांचवी पृथ्वी में 5 पटल, छठी पृथ्वी में 3 पटल व सातवीं पृथ्वी में 1 पटल होता है। इस प्रकार कुल 49 पटल हैं। नरक बिलों का आकार ढोल के पोल के समान होता है। जैसे चूहा, घूस आदि पापी जीवों के बिल गोल, त्रिकोण व चौकोर आदि अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार वृत्त के समान कठोर बड़ी दीवार वाले इन नरक बिलों के भी गोल, त्रिकोण व चौकोर आदि अनेक आकार होते हैं। उनमें से सभी इंद्रक बिल त्रिकोण रूप है। श्रेणीबद्ध व प्रकीर्णक बिलों के गोल, त्रिकोण व पंचकोण आदि अनेक खूंटों रूप आकार है। इन पटलों में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक इस प्रकार 3 प्रकार के बिल हैं। इंद्रक बिल प्रत्येक पटल के बीच में जो बिल है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। 49 पटल हैं तो इंद्रक बिल भी 49 ही होंगे। इंद्रक बिल की चारों दिशाओं और विदिशाओं में अनुक्रम से जो पंक्तिवार बिल हैं वे श्रेणीबद्ध बिल हैं, और इन दिशा विदिशाओं के अंतराल में बिना क्रम से बिखरे हुए फूल के समान जो बिल हैं वे प्रकीर्णक बिल हैं। 84 लाख बिलों में से 49 इंद्रक बिल हैं, 9,604 श्रेणीबद्ध बिल और 83,90,347 प्रकीर्णक बिल हैं। इंद्रक बिल से ज्यादा गहराई श्रेणीबद्ध बिल की है और श्रेणीबद्ध बिल से ज्यादा गहराई प्रकीर्णक बिल की होती है। प्रत्येक पटल की प्रत्येक दिशा में 49 मल्टीप्लाई 4 196 और विदिशा में 48 मल्टीप्लाई 4 192 कुल 388 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इसके आगे नीचे नीचे प्रत्येक पटल में दिशा विदिशा संबंधी एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होने से प्रत्येक पटल में क्रमशः 8-8 कम हुए हैं। सभी इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सभी श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार विस्तार वाले हैं और प्रकीर्णों में से कुछ संख्यात और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। 49 इंद्रक बिलों में प्रथम नरक का पहला इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार वाला है और नीचे क्रम से घटते घटते सातवें नरक का इंद्रक बिल 1 लाख योजन विस्तार वाला है। सातवीं पृथ्वी के 49वें पटल की चारों दिशाओं में मात्र एक एक श्रेणीबद्ध बिल रहता है। विदिशाओं में कोई बिल नहीं है, अतः वहां एक इंद्रक बिल और 4 श्रेणीबद्ध बिल, इस प्रकार कुल 5 बिल है। इस प्रकार नरक, पृथ्वी व नारकी जीवों के आवासों आदि का संक्षिप्त वर्णन पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सुषमा जी, बहुत ही बढ़िया। पूरा वर्णन बहुत अच्छा किया। आपने दोनों सूत्र भी बोले और बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया। बहुत बढ़िया। सभी आपके लिए क्लैप भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इस तरह से देखा हमने, सुषमा जी ने हम सबको डरा दिया है कि 7 नरक और 84 लाख बिल ऐसे होते हैं। जब ये ऐसे होते हैं तो फिर सहज ही प्रश्न उठता है कि इनमें रहता कौन है। ये जो 7 नरक है और 84 लाख बिल है, यहाँ पर कौन रहता है, और वो रहता है तो किस तरीके से रहता है, और कितने दिन तक रहता है। ये सबका उत्तर देने आ रही हैं इंदौर से आरती जी जैन। हम्म। दीदी, मैंने इतना विस्तार में तो नहीं लिखा है, पर लिखा है कुछ।
जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा आज का मोक्ष शास्त्र का अध्याय 3 का मेरा विषय है नारकियों के दुखों का वर्णन। कि जो नरक में जीव रहते हैं उनको कितने कष्ट उठाते हैं वो। तो पहला तो ये कि नारक शब्द का अर्थ है नारत, यानी कि दूसरी योनियों में जो जीव जाता है तो वो उसमें रत हो जाता है। और नारकी जीव जो होते हैं वहां पे किसी भी समय के लिए वो एक समय के लिए भी रत नहीं होते हैं उस पर्याय में। तो पहला है नारक तीस हमारा वो है तीसरे सूत्र से शुरू है नारकियों के दुखों का वर्णन। नारकी जीव सदैही अत्यंत अशुभ लेस्या परिणाम परिणाम शरीर वेदना और विक्रिया को धारण करते हैं। और इसमें लेस्या किसे कहते हैं? यहाँ लेस्या शब्द यहाँ द्रव्य लेस्या का स्वरूप है जो कि आयु पर्यंत रहती है। यहाँ शरीर के रंग को द्रव्य लेस्या कहते हैं। भाव लेस्या तो अंतर मूर्त में बदलती रहती है। नरकों में जीव अशुभ लेस्या ही होती है। यह 3 प्रकार की इस प्रकार है: कापोत, नील और कृष्ण। पहली पृथ्वी में जघन्य कापोत, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में उत्कृष्ट कापोत और नीचे के भाग में जघन्य नील, चौथी पृथ्वी के में मध्यम नील, पांचवी पृथ्वी के ऊपर के भाग में उत्कृष्ट नील और नीचे के भाग जघन्य कृष्ण लेस्या होती है। छठी पृथ्वी में मध्यम कृष्ण और सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ण कृष्ण लेस्या होती है। भाव लेस्या जगह के अनुसार बदलती रहती है। अब परिणाम, यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को परिणाम कहा गया है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द सभी अशुभतर ही होते हैं। यहाँ जीव के परिणाम की बात नहीं है, यहाँ क्षेत्र ही अशुभतर ही होता है। यहाँ मारो काटो, लड़ाई झगड़े इत्यादि की अशुभतर परिणाम होते हैं और इसी प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। नीचे नीचे और अधिक अशुभतर परिणाम होते जाते हैं। शरीर, नारकियों का शरीर ऐसा है जिसको देखने से ही डर लगता है। उनके केस और नख नहीं होते हैं। धातु और उपधातु से रहित वैक्रियक शरीर होता है। पहली पृथ्वी में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल होती है। उनका कुंडक संस्थान होता है। और नीचे नीचे की पृथ्वियों में नारकियों के शरीर की ऊंचाई दूनी दूनी होती जाती है। कि वेदना, पहले से चौथे नरक तक उष्ण वेदना है। पांचवे से पांचवे के ऊपरी भाग में उष्ण, नीचे भाग में शीत तथा छठे और सातवें भाग में महाशीत वेदना होती है। पांचवें नरक में 2 लाख उष्ण और 1 लाख शीत बिल होते हैं। 84 लाख बिल में से 82 लाख उष्ण और 2 लाख शीत बिल होते हैं। नारकियों की क्षुधा प्यास की बहुत ही वेदना सहन करनी पड़ती है। नारकियों को अपने शरीर में नाक कान इत्यादि सभी अंगों में बहुत वेदना होती है। उनके शरीर बैक्टीरियक होने पर भी उनके बैक्टीरियक परमाणु मल मूत्र बमन, सड़ा हुआ मांस, हड्डी चमड़ी वाले औदारिक शरीर से भी अत्यंत अशुभ होते हैं। विक्रिया, नारकियों को अपृथक विक्रिया होती है। इसमें अपने ही शरीर को क्रूर, सिंहादि, व्यग्रादि रूप बना लेते हैं और इसी से एक दूसरे को चीर फाड़ आदि करते हैं। अपनी अ, नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। जैसे गरम तेल से नहलाना, भाले से बीधना, अंगारों पर लिटाना, तलवार जैसे पत्तों से काटना, बैतरणी नदी में स्नान कराना, दूर दूर से देख क्रोध कराना, पास में आने पर मारना, क्रोध से भरे वचन
कहना, चमड़ी उतारना, वसूले से छीलना इत्यादि एक दूसरे को परस्पर वो लड़ाई झगड़ा करके और परेशान करते हैं। तीसरी, पृथ्वी पर अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक अम्ब, अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा दुख पाते हैं। असुर कुमार देव उनके पूर्व के वैर का जाति स्मरण करा के परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देखकर खुश होते हैं। सात, नरक में नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रम से पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर और तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर और छठवें में 22 सागर और सातवें में 33 सागर है। पहले नरक की उत्कृष्ट पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, और दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर 1 समय और उत्कृष्ट आयु 3 सागर है। इसी प्रकार उस पहले वाले नरक की आयु में 1 समय जोड़ के आगे के नरकों की जघन्य आयु है, और उत्कृष्ट आयु मैंने आपको इस प्रकार बताई हुई है। नरक गति में मान्यता दुख होने पर ही नारकियों की आयु निरूपक्रम है निरूपकम है। इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जितनी आयु बांधी है उतनी आयु को भोगना पड़ता है, और नरकों में जीव अपनी मिथ्या मान्यता, अज्ञानता और कसाई के कारण ही वेदना होती है। संयोग तो निमित्त मात्र है, पर पदार्थ किसी को दुख नहीं कराते हैं। वो अपने आत्म तत्व के ज्ञान के बिना ही नरकों में जीव नरक गति में जीव दुख पाते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है आपने अधोगति का। उसमें नारकियों के दुख और उनकी हम्म। आयु किस तरह से होती है, वो पूरी बात आपने बताई है। बहुत अच्छा। इसमें एक शब्द आपने बोला था, तीसरी नरक में अम्बरीश आदि, अम्बरीश आदि असुर कुमार जाकर और लड़ाते हैं। तो वो तीसरी नरक तक है ना, पहले दूसरी नरक हाँ में जा दीदी, सकते हैं, वो तीसरी नरक तक का। तीसरे नरक तक जाते हैं। हाँ। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सभी ने तालियों से आपका अभिवादन भी किया है। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य रखा है। और इस तरह से हमने ये देखा कि अधोगति में, अधोलोक में नरक है, नरक के बिल हैं और नारकी रहते हैं वहां पर। वो परस्पर लड़ते हैं और उनकी आयु भी बहुत अधिक अधिक होती है। ये सारी बातें हमने जानी अधोलोक के बारे में। और इसके बाद आचार्य उमा स्वामी ने मध्य लोक का वर्णन किया है। तो मध्य लोक कैसा होता है, कहाँ होता है, ये बताने आ रही है श्रीमती संगीता जी जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी में मेरा विषय है द्वीप समुद्रों के नाम, विस्तार और आकार। सबसे पहले मैं दीदी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इतनी सुंदर चर्चा हमको समझने मिली। आपका बहुत ही आभार है। हम तो करनाल योग से बिल्कुल अपरिचित थे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कैसा क्या है, और बहुत कुछ समझ में आ गया है और बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। अब मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। 7वें सूत्र से मेरा विषय है, मध्यलोक के वर्णन से। जम्बूदीप लवणो द्वादय शुभ नामानु दीप समुद्र। इस लोक में अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूदीप आदि द्वीप तथा लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। मध्य लोक में बीचों बीच 1 लाख योजन प्रमाण गोलाकार जम्बू द्वीप है। उसके चारों ओर 2 लाख योजन प्रमाण चौड़ाई वाला लवण समुद्र है। उसके चारों ओर 4 लाख योजन प्रमाण चौड़ाई वाला घातकी खंड द्वीप है। उसके चारों ओर 8 लाख योजन प्रमाण वाला चौड़ाई वाला कालोदधी समुद्र है। उसके चारों ओर 16 लाख योजन प्रमाण चौड़ाई वाला पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच द्वीप को 2 समान भागों में बांटने वाला मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं होता।
अतः जम्बू द्वीप, घाटकीखंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप, इन्हीं को अढ़ाई द्वीप या ढाई द्वीप कहते हैं। इसे ही मनुष्य लोक भी कहते हैं, जो 45 लाख योजन प्रमाण है। आगे समान नाम वाले असंख्यात द्वीप एवं समुद्र हैं। 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ 52 जिनालय हैं। और 11वें द्वीप का नाम कुंडलवर द्वीप है, यहाँ 4 जिनालय हैं। 13वें द्वीप का नाम रुचकवर द्वीप है, यहाँ भी 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। तथा अंतिम द्वीप एवं समुद्र का नाम स्वयंभू रमण है। 8वां सूत्र है, द्वि द्वि विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्या। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले और पहले पहले के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले हैं। 1 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार विस्तार वाले हैं। सूत्र नंबर 9 है कि तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्त्र विस्कंभो जम्बू द्वीप। उन द्वीप एवं समुद्रों के मध्य में नाभि के समान सुदर्शन मेरु थाली के आकार का गोल और 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उत्तर पूर्व भोग भूमि में जम्बू वृक्ष है, जो वनस्पति काय नहीं है, अपितु पृथ्वी रूप एवं अनादि निधन है। इसी के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन की है, जिसमें 1,000 योजन नीचे जमीन में तथा 99,000 योजन जमीन के ऊपर, इसके अतिरिक्त 40 योजन की चूलिका है। गौरतलब है कि सुदर्शन मेरु को ही सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। सभी अकृत्रिम वस्तुओं के माप में 2,000 कोस का एक योजन लिया जाता है। एक कोस 2 मील का होता है और 2 मील में लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। एक योजन 6,000 किलोमीटर के लगभग होता है। जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। यदि हम किलोमीटर में नापना चाहें तो ढाई द्वीप का विस्तार 2,70,000 किलोमीटर के लगभग आना चाहिए। इतना बोलकर मैं विराम लेती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो दीदी उसमें सुधार करें। हम्म। ये जो किलोमीटर वाली बात है, वो कहीं पर आपने पढ़ी है या कहीं सुना है? हाँ, मैंने भैया से भी समझा था, संजय भैया से। तो उन्होंने मतलब मुझे समझाया था, तो उन्होंने 1 किलोमीटर निकाला था कि ये ना ऐसे 2 कोस का, जैसे ये दो मतलब इसमें कोस का आया था ना कि ये देखो 2,000 कोस कोस आया था, तो उन्होंने एक कोस को दो, एक कोस 2 मील का होता है ऐसा उन्होंने समझाया था। और 2 मील में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं था, उन्होंने लगभग ही समझाया था। तो हम्म। उस उन्होंने निकाला था कि एक योजन 6,000 किलोमीटर के लगभग आएगा। अच्छा। फिर मैंने 6,000 को 45 से मल्टीपल किया तो उसमें ये आ गया, दो तो लाख सत्तर हजार किलोमीटर 2,70,000 लाख, 45 लाख है ना, 45 थोड़ी है, 45 लाख योजन है। हाँ 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 हाँ। इस अ, कम करना आप, और है ना। चलिए, हाँ बहुत, हाँ हाँ। पिताजी ने भी बहुत ही अच्छा। इनकी तो सिस्टर ही ब्रह्मचारी हैं, जैसे इन्होंने संजय भैया का नाम भी बताया, तो वो भी स्वयं विद्वान है इनके भैया। तो ये तो बचपन से इन्होंने बहुत सुना है, ये स्वाध्याय किया है। तो बहुत अच्छा वो इन्होंने जिस तरीके से बोला, प्रैक्टिकल अपने शब्द भी डाले हैं बीच बीच में, तो उससे प्रतीत होता है कि स्वयं स्वाध्यायी हैं ये। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर बताया। अब इसके आगे जो मध्य लोक का वर्णन हमारा चल रहा है, इसमें हमने अभी तक देखा कि मध्य लोक में क्या क्या है। अब मध्य लोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है, जो थाली के आकार का है। तो उस जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितने पर्वत हैं, ये बताने आ रही हैं ग्वालियर से ही नमिता जी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। मैं सूत्र नंबर 10, 11, 12 और 13 पर बोल रही हूँ।
भरत हेमवत हरि विधि रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। जम्बूद्वीप के में भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत नाम के 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र में विख्यात पर्वत भरत क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। पद्म सरोवर से गंगा सिंधु नदी भरत क्षेत्र के पूर्व पश्चिम से निकलती हुई इसको 6 खंडों में बांट देती हैं। उसमें 5 मलय खंड हैं और एक आर्य खंड है। दक्षिण भारत के पश्चिम में वृषभाचल पर्वत है, जहाँ चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। ऊपर की तरफ हिम हिमवत, हिरण्यवत जगन्य भोग भूमि है। हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि है। इस तरह से ये 5 क्षेत्रों का वर्णन हो गया। बीचों बीच विदय क्षेत्र है, जिसके बीच में सुदर्शन मेरु है, जो इस क्षेत्र को पूर्व विदय और पश्चिम विदय में विभाजित करता है। मेरू से 4 गजदंत पर्वत, 2 उत्तर और 2 दक्षिण में हैं। उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण में देवकुरु नाम की उत्तम भूमि है। केशरी तिगिन सरोवर क्रमशः सीता सीता नदी विदय क्षेत्र को 4 भाग में विभाजित करती है। एक विधेय में 4 बक्षार पर्वत हैं, 3 विभंग नदी हैं और 8 देश या नगरी हैं। प्रत्येक नगर में भरत क्षेत्र जैसी रचना है। 7वें क्षेत्र ऐरावत में भी भरत क्षेत्र जैसी ही रचना है। सूत्र नंबर 11, तद विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणी वर्षधर पर्वता। उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। वर्ष मतलब क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, ये पर्वत क्रम से स्वर्ण चांदी तपाए हुए स्वर्ण वैडूर्य मणि चांदी और स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, किंतु ये सुवर्ण आदि के नहीं है। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले च तुल्य विस्तार, ये पर्वत दोनों पार्श्वों में तरह तरह की मणियों से रचित हैं, ऊपर नीचे और मध्य में एक समान विस्तार वाले हैं। दीदी इतना ही। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है क्या इस संबंध में? अब हम ऐसा रखेंगे कि जो गोष्ठी में जिसने वक्तव्य दिया अपना, उससे आप कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं उस संबंध में जिस पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? थोड़ा सा है ना, कहीं कहीं पर कुछ कुछ मिस्टेक्स आ रही थी नमिता जी, उसको आप चेक कीजिएगा। अ, विदेश क्षेत्र में 8 नगरी नहीं, 32 नगरियां हैं, है ना? हाँ दीदी जी। मैंने ये बोला था कि विदय क्षेत्र में जो 4 क्षेत्र हो गए हैं ना, जो सीता सीतोद्र नदी गए हैं तो डिवाइड हो गए, उसमें 4 क्षेत्र हो गए। उसके एक भाग में 4 बक्षार पर्वत हैं, 3 विभंग नदियां हैं और 8 नगरी हैं। हाँ, फिर ठीक है, तो बढ़िया। टोटल चारों क्षेत्र की 32 हो जाएंगी। हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर आपने भरत क्षेत्र का भी बताया इन्होंने कि भरत क्षेत्र के भी 6 खंड किस तरह से हो रहे हैं। और उसके बाद भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत, ये 7 क्षेत्रों के बारे में भी बताया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन किया है। और अब जम्बूद्वीप में कितने सरोवर हैं, किस तरह से हैं वो सरोवर, ये बताने आ रही हैं विमलेश जी। हाँ, उसके पहले मंजू जी कुछ कहना चाहती हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। आरती जी ने जो वृषभाचल पर्वत की बात की है ना, वो मैं पूछ रही थी। उन्होंने कहाँ बताया वो वृषभाचल पर्वत? किसने बताया? आरती जी ने मैंने बताया, बताया ना। मैंने हाँ। बताया है। नमिता जी ने एक बताया। बार, एक बार रिपीट कर दीजिए, सॉरी नमिता जी, एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए। हम्म।
बोलिए नमिता जी। वृषभाचल पर्वत जो है वो जो भरत क्षेत्र है ना, उसमें विजयात पर्वत से डिवीजन हुआ दो पार्ट्स में। फिर जो दो हाँ। नदियां आई ना, गंगा सिंधु निकल के, तो वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। फिर पश्चिम में जो दक्षिण का की ओर है, वो वहां पर वृषभाचल पर्वत है, उस क्षेत्र में, उस मलुच्च खंड में। बीच में। बीच में बीच है। में ना। नहीं, बीच में तो आर्यखंड है। ये नदी नहीं निकल नहीं। कर आ रही है ना, तो बीच में आर्यखंड है। उसके नहीं आर्यखंड नहीं। के पश्चिम ऊपर। में, आर्यखंड के आर्य पश्चिम में दक्षिण वाली साइड में वृषभाचल पर्वत। आर्यखंड के आर्य। ऊपर जो मलेच्छ खंड है ना, आर्यखंड के ऊपर जो हाँ, मलेच्छ आर्यखंड है, के ऊपर वाले जो मलुच्च खंड मलेच्छ में। खंड है वहाँ विश्वाचल पर्वत है। वो वहां है विश्वाचल पर्वत। ये मैं मैंने यूट्यूब मेरे पे जो भी देखा था। चलिए उसको अपन और कंफर्म करेंगे अभी, है ना। हाँ। ठीक वो है। कंफर्म कीजिए। चलिए, हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जो हम्म। फिर है ना, विद्याधर की जो श्रेणियां रहती हैं विजयार्ध पर्वत के ऊपर, और ऊपर भयंकर लोगों का निवास रहता है, तो फिर वहां से कहाँ करेंगे अपन वृषभाचल पर्वत को? वहां नहीं है वृषभाचल पर्वत, क्या विजयार्थ पर्वत वहां है। नहीं है? हाँ, विजयार्थ। तो विजयार्ध पर्वत के ऊपर ही तो दीदी आपने बताया था कि जो विद्याधर रहते हैं दोनों ओर पर, और हाँ ऊपर ऊपर ये भवदेव रहते हैं, भयंकर हाँ, देव की रहते हैं। ठीक है। तो फिर ये वृषभाचल पर्वत वहीं के बीचों